नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। आज सुने बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती पुण्यतिथि एवं सम्मान समारोह में वरिष्ठ पत्रकार विभीष त्रिवेदी का भाषण। आप सुनेंगे और गुनेंगे तो पाएंगे कि इसका लबोलुआब क्या है। सच कहूँ तो मैंने स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में गहराई से अध्ययन नहीं किया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती आजीवन किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, बल्कि छोटे बड़े किसानों और मजदूरों की समस्या के समाधान का रचनात्मक प्रयास भी किया। वे किसान मजदूरों की बेहतरी चाहते थे और उनका संपूर्ण जीवन देश, समाज और खासकर किसानों की भलाई के लिए समर्पित रहा। आज इस पुण्यतिथि समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने एक बार फिर से हल उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने फिर से खेती किसानी का आह्वान करते हुए कहा है कि जो अनाज उपजाएगा वही देश का मालिक होगा। पहले हम अन्नदाता थे, इसलिए समाज में हमारी हैसियत थी। हमने खेती छोड़ दी, हम गांव छोड़कर शहर में चले आए और हम अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत खो बैठे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों में जिन कश्मीरी पंडितों को अपने खेत खलिहान, घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा, क्या वे फिर से कश्मीर में लौटने की हिम्मत करेंगे? जिन्हें कश्मीर से उजाड़ दिया गया, क्या वे दिल्ली एवं देश के अन्य शहरों से एक बार फिर कश्मीर लौटने का साहस करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कश्मीर से उजाड़े गए लोग अपनी मिट्टी, अपने गांव की ओर दोबारा रुख करेंगे। ठीक उसी तरह बिहार के गांव से पिछले 30 वर्षों में उजाड़े गए किसान भी दोबारा अपने गांव की ओर लौटने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हम क्यों अपना गांव, अपने खेत खलिहान, अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए? क्या किसी सरकार ने उन हालात का सर्वेक्षण कराया जिनकी वजह से हम खेती छोड़ने को मजबूर हुए? गांव में ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा किया गया कि हम गांव में रहने की स्थिति में नहीं थे। पश्चिमी मुजफ्फरपुर के गांवों में न सिर्फ किसानों की फसल लूटी गई, न सिर्फ उनके बाग उजाड़े गए, बल्कि उनकी हत्या कर पेड़ की डालों से टांग दिया गया। गांव में ऐसी जहरीली हवा फैलाई गई कि मजदूरों और किसानों के बीच का सौहार्दपूर्ण रिश्ता समाप्त हो गया। हम गांव में रहकर खेती करने की स्थिति में नहीं थे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, चारों ओर अपहरण, लूट, हत्या, डकैती और दुष्कर्म की वारदातों से आतंक का वातावरण कायम किया गया। शाम ढलने के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया। यह कहना मुश्किल था कि हाट बाजार से घर लौटते समय कब किस व्यवसायी या किसान की मोटरसाइकिल लूटकर गोली मार दी जाएगी। गांव छोड़ने का कारण सिर्फ आपराधिक माहौल नहीं था, बल्कि हमसे हमारी शिक्षा भी छीन ली गई। गांव के जिन स्कूलों में बच्चे पढ़कर देश दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पर नौकरी पाते थे, उन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई। याद कीजिए, कभी हमारे पूर्वज गांव-गांव में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का निर्माण कराए थे। उन हाई स्कूलों में हर साल हीरे की तरह प्रतिभाओं को तराशा जाता था। स्कूल किसी एक जाति के लिए नहीं खोले गए थे। हर वर्ष की मैट्रिक परीक्षा में सभी जातियों से ऐसी प्रतिभाएं निकलती थी जो परिवार और समाज का नाम रोशन करती थी। उन हाई स्कूलों को जलाए बगैर ही नालंदा विश्वविद्यालय की तरह खंडहर में बदल दिया गया। बेशक उन स्कूलों की बिल्डिंग आज भी हैं, लेकिन वहाँ से ऐसी प्रतिभाएं नहीं आ रही हैं जो देश दुनिया की प्रतिस्पर्धा में अपना पैर जमा सकें। मित्रों, आज दामोदर वैली कॉरपोरेशन के चेयरमैन RN सिंह हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने आरंभिक पढ़ाई कहाँ से की थी। उन्होंने बताया कि मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मटिहानी गांव के हाई स्कूल से पढ़ा था। मित्रों, इंजीनियर चंद्रशेखर सिंह ने बोकारो स्टील प्लांट में सिर्फ पद पर काम करते हुए अपनी योग्यता और अनुभव से उल्लेखनीय योगदान दिया। चंद्रशेखर बाबू ने पूर्वी चंपारण के अरेराज के निकट एक ग्रामीण हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आज ग्रामीण क्षेत्र के हाई स्कूल से कोई RN सिंह या कोई चंद्रशेखर निकल पा रहे हैं? मित्रों, यह बड़ी साजिश थी।
हमारी खेती के रास्ते में बाधा डाली गई। जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे वहाँ का शैक्षणिक स्तर गिराया गया और गांव-गांव में जंगल राज कायम किया गया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भला हम गांव में कैसे और कब तक रह सकते थे? आज भी उन गांवों में लौटने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? याद कीजिए, पश्चिम मुजफ्फरपुर के गांवों से बुजुर्ग अपने बच्चों और परिवार के साथ शहर आए। गांव में 2 बीघा ज़मीन बेचकर शहर में भगवानपुर के आसपास 1 कट्ठा ज़मीन खरीदी, जैसे तैसे मकान बनवाए। आप देखे होंगे उन बुजुर्गों को जो गांवों से विस्थापित होकर आए थे और भगवानपुर रेलवे गुमटी के निकट शाम को हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन गाया करते थे। कोरोना के बाद अब वे बुजुर्ग शहर में भी नहीं दिखते। उनके बच्चे अब दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। गांव के घर में ताले लगे हैं। आज स्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर शहर में भी एक अदद ऐसा सरकारी या प्राइवेट हाई स्कूल दिख जाए जहां से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर हमारे बच्चे IIT या मेडिकल की परीक्षाओं में सफलता पा सकेंगे। हम ज़मीन बेचकर बच्चों को पढ़ाई के लिए कोटा और दिल्ली भेज रहे हैं। हमने गांव की ज़मीन बेचकर शहर में घर बनाया। हम गांव की ज़मीन बेचकर शहर में अपना व्यवसाय शुरू किया और आज कुछ लोग कहते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में बड़े बड़े व्यवसाय से लेकर छोटे व्यवसाय पर भी भूमिहारों यानी कल के किसानों का कब्जा है। उनका कहना है कि कांटी नरसंडा के पास भूजा का थोक व्यवसाय हो या शहर में मिठाई की दुकान भूमिहार भी चला रहे हैं। शहर में दवा की छोटी बड़ी दुकानें भूमिहारों की है। होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, जूते चप्पल समेत ज़रूरत की हर चीज़ के व्यवसाय में भूमिहार। गांव से विस्थापित किसान अपने पैर जमाते रहे हैं। बड़े बड़े शोरूम भूमिहार समाज के ही हैं और ऑटोमोबाइल्स व्यवसाय में भूमिहारों का एक अधिकार है। ऐसा कहने वाले भाई यह भूल जाते हैं कि शहर की ये चंद दुकानें हम गांव की खुशहाली बेचकर खड़ी कर पाए हैं। हमने गांव-गांव में अपने दरवाजे में ताले लटकाकर चैन की ज़िंदगी जीने की कोशिश की। जाकर कोई देखे गांव की हमारी बस्तियों में, हमारे आंगन में, हमारे दरवाजे पर कैसी वीरानी छाई हुई है। आंगन में तुलसी के पौधे में हम पानी नहीं दे पाए। हमारी दादी जहाँ खड़ी होकर सूर्यदेव को जल चढ़ाती थी वहाँ जंगल उगाए हैं। तुलसी का पौधा सूख गया है। हमारे दरवाजे पर गुलाब के पौधे सूख गए। बथान से मवेशियों के खूंटे गायब हैं। नाद टूटी पड़ी है। बैलगाड़ी का पहिया भी नहीं बचा। हमारे दादाजी का संदूक टूट गया। हमारा दालान बथान ध्वस्त हो गया और दरवाज़ा पुरखों की याद में रोता है। हम सताए गए लोग शहर में भी ईर्ष्या के पात्र बन बैठे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं कि शहर के व्यवसाय में हमारा ही एक अधिकार है। पिछले सप्ताह एक वार्ड पार्षद से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में मुख्य सड़क और गलियों में जितनी भी दुकानें हैं उनमें से 80% किसी एक जाति की है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर भूमिहार गांवों से रोजी रोटी की तलाश में आए और उस समाज का कोई युवक अपनी दुकान खोलना चाहता है तो उसे किराए का मकान नहीं मिलता है। उन्हें किराए पर मकान दुकान नहीं दिया जाता है। मैं इसके कारणों की गहराई में नहीं जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें शहर, गांव और समाज में हर जाति का विश्वास जीतना पड़ेगा। हमें समाज में अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। याद रहे, हम कभी समाज में इसलिए प्रतिष्ठा पाते थे कि हमारी बदौलत समाज में हर जाति के लोग फूलते फलते थे। आज के समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण कुमार जी ने ठीक ही चिंता जताई है कि मुजफ्फरपुर वैशाली से चंपारण तक चीनी मिलों का बंद होना किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है। जब तक चीनी मिल रहे थे, किसान मजदूरों के घर में खुशहाली थी। इस नकदी फसल की बदौलत हम बच्चों की परवरिश करते थे, उन्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ाते थे, बीमारों के इलाज कराते थे, बेटियों की शादी करते थे। जब से बारी बारी से गुरौल, मोतीपुर और रीगा चीनी मिल बंद हुए, हम आर्थिक रूप से लाचार और बेबस होते गए। सरकार कोई भी हो, आज तक बंद चीनी मिलों को खोलने का झूठा वादा करती रही है। चीनी मिल खोलना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। जब सरकार के पास चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव जाता है, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, मंत्री या मुख्यमंत्री पूछते हैं कि चीनी मिल खोलने से किस जाति को फ़ायदा होगा।
एक बड़ी साजिश के तहत बिहार में चीनी मिल नहीं खोलने दिया जा रहा है। आज पश्चिम चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले तक चीनी मिल वीरान पड़े हैं। हमें सत्ता में बैठने वाले राजनेताओं की सोच पर तरस आती है। उनका मानना है कि सिर्फ एक जाति के किसान ही चीनी मिल से लाभान्वित होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ज़मीन सिर्फ एक जाति के पास है? क्या चीनी मिल खुलने से सिर्फ एक जाति के किसानों को लाभ होगा? क्या यह सच नहीं कि चीनी मिल के माध्यम से गांव में हर जाति के किसान मजदूरों की आर्थिक तरक्की का पहिया चलता है? हर हाथ को काम नहीं मिलता है। क्या आपने सोचा कि आज की पार्टियां और सरकारें चीनी मिल फिर से स्थापित कराने की पहल क्यों नहीं कर पा रही है? यह स्थिति सिर्फ इसलिए है कि राजनीति में हम हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। हमारे राजनेता उस स्थिति में नहीं हैं कि सरकारों पर चीनी मिल खोलने का दबाव बना सके। पटना और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हमारा वोट सबको चाहिए। हमारी जातियां सरकार बनाने के ठेके ले रही है, लेकिन हमारे समाज से कोई ऐसा नेतृत्व नहीं उभरने दिया जा रहा है जो सरकार में अपनी बात मजबूती से रख सके, चीनी मिल खुलवाने का दबाव बना सके। आज जैसे ही हमारे समाज से किसी चंद्रमोहन राय का कद बढ़ता है, दल के अंदर से और बाहर से उनका कद छोटा करने की साजिश शुरू हो जाती है। चंद्रमोहन राय का कसूर यही था कि उन्होंने बीमार स्वास्थ्य महकमा को पुनर्जीवित किया। उनकी लोकप्रियता से दूसरी पार्टी और जाति के लोग ही नहीं ईर्ष्या करने लगे, बल्कि उनकी पार्टी और उनकी अपनी जाति के लोग भी उनके खिलाफ साजिश में शामिल हो गए। हमारे समाज से जब किसी सुरेश शर्मा या अजीत कुमार का कद बढ़ने लगता है, चारों ओर से साजिश शुरू हो जाती है। पार्टी और दूसरी जाति के लोग साजिश करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अपनी ही जाति के लोग अपने नेतृत्व के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो पार्टी और सत्ता में हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचता है। आज हम किसानों की एकता की बात करते हैं, सामाजिक एकता की बात करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि गांव से उजड़ कर शहर में आए लोग दिन रात अपनी ही जाति के लोगों के पैर खींचने में लगे हैं। आप शहर के प्रमुख लोगों की बैठक में जाकर देखिए, वहां हर दिन कई घंटे अपनी ही जाति के नेता के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की बात होती रहती है। जो खुद अपनी जाति के नेता के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनके समर्थक और चमचे इस काम में जुटे रहते हैं। फर्क कीजिए कि आप कोई मेरे कान में आकर कह दे कि विवेश त्रिवेदी जी, आपको मुजफ्फरपुर या वैशाली से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब आप सोचिए कि मैं अगले दिन से किस तरह चुनावी तैयारी में जुट जाऊंगा। मित्रों, मैं सबसे पहले लोगों से कहना शुरू कर दूंगा कि सुरेश शर्मा किसी काम के नहीं हैं, अजीत कुमार किसी काम के नहीं हैं, रविंद्र प्रसाद सिंह किसी काम के नहीं हैं, अमर बाबू किसी काम के नहीं हैं। हम दिन रात यही कर रहे हैं और इसलिए हमारे बीच से काम करने वाला सक्षम नेतृत्व नहीं उभर पा रहा है। सुरेश शर्मा मीठी जुबान में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शर्मा जी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। दिन रात जनता का काम करने वाले अजीत कुमार कड़क आवाज़ में बोलते हैं तो हम कहने लगते हैं कि अजीत कुमार को बोलने का सलीका नहीं है। हम दूसरी जातियों के अयोग्य, निकम्मे और एहसान फरामोश नेताओं को आंख मूंद कर समर्थन देते हैं, लेकिन जब बात अपने समाज की आती है तो हम नखरे करते हैं। समाज में अगली कतार के सामाजिक राजनीतिक चेहरे एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपमानित कराने में जुटे हैं और दूसरी कतार के युवक भ्रष्टाचार में लिप्त निकम्मे जनप्रतिनिधि के दरबार में ठेकेदारी के लिए दांत निपोड़ कर बैठे हैं। हमारी इस कमजोरी की वजह से राजनीतिक दलों ने हमें बंधुआ मजदूर बना लिया गया है। वे तरह तरह के नारों पर अयोग्य, भ्रष्ट, जातिवादी, निकम्मे को उम्मीदवार बनाते जा रहे हैं और हम उनकी ताजपोशी करते जा रहे हैं। जब तक हम किसी दल के नकारा उम्मीदवार को पटना, दिल्ली भेजते रहेंगे, चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में रहेगा। पता ही हवाई अड्डे के विस्तार का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में रहेगा। मुजफ्फरपुर में एम्स की मांग ठंडे बस्ते में रहेगी। सत्ता हथियाने की साजिश के तहत किसानों और मजदूरों को आरक्षण की लड़ाई में उलझाया गया। करवा सच यह है कि सरकारी विभागों में बहाली ठप कर दी गई। हाई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, कॉलेज में शिक्षक नहीं हैं। सच यह है कि आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरी के अवसर बहुत कम हैं। हमें सरकारी नौकरी के इंतजार में नहीं बैठे रहना है।
हमें आरक्षण की लड़ाई से भी दूर रहना चाहिए। आज दुनिया में नॉलेज ही पावर है। हमारे पास प्रतिभा है तो देश दुनिया में ऊंची सैलरी पर नौकरी की कमी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट कंपनियों में सालाना 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक के पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें इतना उच्च वेतनमान मिल रहा है जितना कलेक्टर को भी नहीं मिलता है। अगर कलेक्टर और एसपी रिश्वत न ले तो उनकी हैसियत प्राइवेट कंपनियों की एम्प्लाई के सामने कुछ नहीं रह जाएगी। आज कोई भी सरकार प्राइवेट कंपनियों पर आरक्षण की शर्त नहीं थोप सकती है। कंपनियों को किसी भी जाति के सक्षम, अनुभवी और तेज तर्रार एम्प्लाई की ज़रूरत है। अगर सरकार उन पर आरक्षण लागू करने की शर्त थोपेगी तो कंपनियां भारत में कारोबार समेटकर चीन, जापान, अमेरिका या किसी अन्य देश में व्यवसाय शुरू कर लेंगी। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आरक्षण की लड़ाई में नहीं फंसकर अपनी नई पीढ़ी का भविष्य संवारने में जुटे। हमें निरंकुश अवसरवादी सरकारों और बेईमान राजनेताओं के खिलाफ एकजुट होकर बिहार और देश की तरक्की में अपना योगदान देना है। हम कब तक आपस में लड़ते रहेंगे और राजनीतिक दलों की गद्दारी पर चुप्पी साधे रहेंगे। हमारे लिए ही किसी शायर ने लिखा है, यहाँ सब खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज़ नहीं करता। तो आप इसे सुनेंगे और गुनेंगे। तो इतना ही, नमस्कार।